Hi guys, how are you? I hope all you are doing good. Welcome to the Edu Everybody. Let's experience the education. So in the last video we have seen our fifth question. Now in this video we are going to discuss a sixth question of one of the paper and we will solve all the questions. So let's begin. So but before beginning, if you have not subscribed yet my channel, please subscribe it and like the video and please put the comment if you are watching this video so that I can get to know that yes, someone is watching and I can give my best more than what I am doing. I'm already doing more than enough, but still if you will comment, then I will figure it out what you are really like in my content, what you are not liking in my content, so that I can make accordingly my videos. Okay, so I hope you will all subscribe. So let's begin to our next question. तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि फिफ्थ क्वेश्चन ये हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो हम लोग इसी पेपर का ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा है, राइट अ फंक्शन, टेबल लेना है जिसमें ये पैरामीटर लेगा और उसका टेबल प्रिंट करेगा। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कंपाइलर खोल के रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिखा है यहाँ पे वॉइड। ओके, तो फंक्शन कुछ रिटर्न तो करेगा नहीं, तो मैंने यहाँ पे लिखा टेबल। अब टेबल क्या लेगा, टेबल एक वैल्यू लेगा, मैंने उस वैल्यू का लिया नंबर। ओके, अब मैंने क्या लिखा, अब मैं इस टेबल को कॉल भी करूँगा। अब उस टेबल को कॉल करूँगा तो मैंने लिखा कि मेरे को दो, मैंने बोला कि मेरे को 2 की टेबल प्रिंट कर दो। तो अब मैं एक लूप भी चलाऊँगा। अब उसके पहले मेरे को आई डिक्लेयर करना होगा, तो मैंने आई डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन भी कर दिया। इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, 10 तक जाएगी, 10 तक, और ये वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से, और ये जाएगी आई प्लस, स्टार्ट काउंटर होगा आई प्लस प्लस। अब मैंने बोला नंबर। अब यहाँ पे आप क्या प्रिंट करा सकते हो, आप यहाँ पे करा सकते हो सी आउट नंबर इंटू आई। ये तो ये मेरे को कुछ गलत सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, पर देख लेते हैं क्या गलत है। इसमें लिखा हुआ है अ फंक्शन डिफिनीशन इज नॉट अलाउड हेयर। ओके, अ फंक्शन डिफिनीशन नॉट अलाउड हेयर, सही बात है, कहाँ से अलाउड हो जाएगा। ये है, मैं इसको रन करने की कोशिश, देखो एरर बहुत सारे होंगे, एक एक करके फिगर इट आउट करते हैं। तो मेन पहला एरर तो सबसे पहले आता है, जो आता है सेमी कॉलन का। सेमी कॉलन लगाना बहुत ज़रूरी है। प्रिंट हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ओके, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पूरी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। आप इसको अच्छे तरीके से भी फॉर्मेट करके भी आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कि नंबर, आप इसको स्ट्रिंग में भी चेंज कर लो, फिर आप आराम से यहाँ पे वैल्यू को लिख सकते हो। अभी तो ये आप लोग का प्रॉपर प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ पे, मान लो मैं यहाँ पे 12 मैं चाहता हूँ कि मेरे को 12 की टेबल दे दो, तो 12 की टेबल भी देख लेते हैं। देखो 12 24 24 36 48 60 72 108। ओके, आप 20 की टेबल लेके देख लो एक बार, क्योंकि 20 की टेबल तो ईजी होती है। ये वैल्यू आपकी प्रिंट हो चुकी है। आप यहाँ पे 0 दोगे तो ये 0 0 0 0 आपकी सारी वैल्यू यहाँ पे देगी। आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या आता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक वेरिएबल एंड द रजिस्टर वेरिएबल। ये ऑल्सो राइट एन एग्जाम्पल। तो ये आप नेट पे सर्च कर सकते हो और आप चैट जीपीटी से भी कर सकते हो। तो ये क्या खुल गया है यार, तो यहाँ पे आप लिख लो कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द, देखो स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, अ स्टैटिक वेरिएबल दैट इज अलोकेटेड मेमोरी वंस इन द प्रोग्राम। देखो स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं, मतलब स्टैटिक मतलब क्या होता है, रुका हुआ, स्थाई। तो इसको, इनमें हम एक बार वैल्यू देते हैं, ये एक बार मेमोरी लेते हैं और पूरे प्रोग्राम में दोबारा नहीं लेते, मतलब इनकी वैल्यू हम एक बार इनिशियलाइज करते हैं। ओके, हम लोगों ने एक बार वैल्यू इनिशियलाइज की, तो पूरे प्रोग्राम में हम कहीं पर भी कॉल करेंगे, हम उसी वेरिएबल को एक्सेस कर पाएंगे। देखो क्या लिखा, अ वेरिएबल इज इनिशियलाइज ओनली वंस एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड रिटेन्स इट वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल। स्टैटिक वेरिएबल हैव अ ग्लोबल एक्सेस, इनका ग्लोबल एक्सेस होता है। रजिस्टर वेरिएबल का लोकल एक्सेस रहता है। वी कैन इनिशियलाइज ओनली वंस एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम, बट वी कैन इनिशियलाइज मैनी टाइम्स
और मैनी टाइम्स व्हाट रजिस्टर वेरिएबल, हम लोग रजिस्टर वेरिएबल को बहुत बार इनिशियलाइज कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल आर कॉमनली यूज इन प्रोग्रामिंग टू मेंटेन अ वैल्यू दैट नीड्स टू परसिस्ट अक्रॉस मल्टीपल फंक्शन। मान लो कि आप लोगों को एक नेम है जो आपने पूरा प्रोग्राम बनाया और उस इंसान के लिए, तो आप लोग क्या चाहते हो कि उसका नाम किसी भी तरीके से चेंज ना हो, धोखे से भी चेंज ना हो, तो आप उसको स्टैटिक दे दोगे। स्टैटिक का मतलब क्या है, आप लोगों ने एक बार वैल्यू दी, आप अगर उसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो प्रोग्राम एरर देगा, प्रोग्राम बोलेगा भाई ये तो स्टैटिक है, क्यों बदल रहे हो, अगर बदलना तो स्टैटिक ना देते। तो आप लोग पहले सतर्क हो जाओगे कि अच्छा ये तो स्टैटिक है, हमें तो चेंज ही नहीं करना। समझ रहे हो आप लोगों के कितना अच्छा हो जाएगा। आप लोगों ने प्रोग्राम बनाया, कुछ गलती हो गई, प्रोग्राम ने एरर नहीं दिया, तो उसको बार बार फाइंड करना कि प्रोग्राम में एरर कहाँ है, कितना बड़ा टास्क है। लेकिन वही आपने स्टैटिक वेरिएबल दे दिया और वो वेरिएबल नहीं चेंज होना है, ये आप लोगों को पता है, तो आप लोग उसको स्टैटिक दे दो। एग्जाम्पल देखो, इसने यहाँ पे केवल आपको स्टैटिक लगाना है, उसके बाद आप जितनी बार भी इस फंक्शन को कॉल करोगे, अभी क्या है, अगर मैं स्टैटिक ना लगाऊं, इस फंक्शन को मैंने एक बार कॉल किया, तो यहाँ पे आएगा, ये देखेगा अच्छा इंट वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। फिर आपने इसको कॉल किया, फिर ये देखेगा अच्छा इंट वैल्यू 0 है, फिर प्रिंट करेगा। ये कब होगा, जब स्टैटिक नहीं होगा। समझ रहे हो, आप इसको हटा दो, आप स्टैटिक नहीं है, मान लो स्टैटिक नहीं है, तो क्या करेगा, बार बार इनिशियलाइज होगा ना, 0 0 0, तो हर बार क्या प्रिंट करेगा, 1 1 1 1 1। लेकिन वही आपने स्टैटिक लगा दिया, तो फर्स्ट टाइम जाएगा इसके लिए 1 हो जाएगी, जब ये दूसरी बार जाएगा ना, तो ये देखेगा अच्छा ये तो स्टैटिक है, मतलब कि हमें इसकी पिछली वैल्यू लेनी है, ना कि प्रीवियस वैल्यू, मतलब इनिशियल वैल्यू लेनी है, हमें इसकी जस्ट प्रीवियस वैल्यू लेनी है, ना कि इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू थी 0, वो हमें नहीं लेनी है, हमें इसकी प्रीवियस वैल्यू लेनी है। प्रीवियस वैल्यू क्या होगी, 1, तो ये 1 को लेगा और यहाँ पर हो जाएगी 2। फिर दोबारा कॉल करोगे तो इस बार 2 लेगा और प्रिंट करेगा 3, तो इस नेक्स्ट टाइम 3 लेगा, प्रिंट करेगा 4। देखो अब रजिस्टर वेरिएबल क्या होते हैं। रजिस्टर वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट इज स्टोर इन द सीपीयू रजिस्टर। ये मेमोरी में नहीं होते, आप लोग को इतना याद रखना है, मेमोरी में नहीं होते, ये सीपीयू रजिस्टर्स में होते हैं। इनका हम कब यूज़ करते हैं, जब हम लोगों को अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना होता है अपने कंप्यूटर्स की। और a register variable cannot have an address, which means that you cannot use the operator to obtain the memory address। आप इतना लिख दो कि इनका ग्लोबल एक्सेस होता है, इनका यूज़ हम परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए करते हैं, और इनका यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें एक वैल्यू को मेंटेन करना होता है अक्रॉस मल्टीपल फंक्शन कॉल, और दे इनिशियलाइज ओनली वंस एंड दे रिटेन्स इट वैल्यू, but register variable does not initialize once, we can initialize many times and it does not retain its value। और अब ये जो वेरिएबल होते हैं ये केवल एक बार एलोकेट होते हैं, लेकिन ये जो वेरिएबल होते हैं ये बार बार एलोकेट होते हैं। तो 4 डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। देखो हमने यहाँ पे रजिस्टर इंट आई दिया, जब हमने आई दिया तो यहाँ पे आई की वैल्यू लगातार चेंज होती जाएगी, और यहाँ पे आप आई की वैल्यू आखिर में देखोगे कि आई की वैल्यू 9000 1000, मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यू है 1 लाख जो भी है वो यहाँ पे प्रिंट होगी। ओके, तो आप इतना याद रखो कि रजिस्टर का लोकल एक्सेस होता है, उनका ग्लोबल एक्सेस होता है स्टैटिक का। स्टैटिक वेरिएबल केवल एक बार इनिशियलाइज होते हैं, रजिस्टर वैल्यू बार बार इनिशियलाइज होती है। जो रजिस्टर्स वैल्यू होती हैं वो अपने वैल्यू को रिटेन नहीं रख पाती हैं, लेकिन जो स्टैटिक होती हैं वो अपनी वैल्यू को रिटेन रख पाती हैं। जो रजिस्टर वैल्यू होती हैं वो केवल एक बार एलोकेट होते हैं मेमोरी में स्टैटिक वेरिएबल, लेकिन जो रजिस्टर वेरिएबल होते हैं वो बार बार इनिशियलाइज होते हैं। हम लोग स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें अपनी एक वैल्यू को मेंटेन करना होता है थ्रू आउट मल्टीपल कॉल। रजिस्टर वेरिएबल का यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे हमें अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करानी होती है अपने कंप्यूटर्स की, तो वहाँ पे हम रजिस्टर वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो आप ऐसे करके छोटे छोटे डिफरेंस ले सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे रजिस्टर दे दो, तो मैं अगर इसको कॉपी करूँ तो देख ही लेते हैं एक बार आउटपुट, ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। तो मैंने इसको ये हटाया और मैं ऐसे करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा हैश, मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने के बाद हम लोग आउटपुट देखेंगे क्या आता है। तो आउटपुट देख रहे हो आप 1 2 3 4 5, इसने अपनी वैल्यू को मेंटेन किया हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे रजिस्टर देते हैं तो रजिस्टर में क्या हो जाएगा, रजिस्टर में हमेशा 1 1 1 आ रहा है। क्योंकि ये बार बार इनिशियलाइज हो रहा है। आपने आउटपुट तो देख लिया, आप लोगों को डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, आई होप सो। इसने क्या बोला है कि आप लोगों को एक मॉल
स्ट्रक्चर बनाना है, उसके अंदर आपको ये 3 वैल्यू लेनी है। उसके बाद आप लोगों को 10 रिकॉर्ड लेने हैं और सारे रिकॉर्ड को प्रिंट करना है। तो कोई बात नहीं, मैं इसको कॉपी करूँगा। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी करके दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दिखाने वाला हूँ। तो ये आप लोगों को C++ का दे रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा C++ प्रोग्राम। ओके, तो स्टॉप जनरेटिंग में करूँगा और मैं यहाँ पे इंटर मारूँगा और मैं इस बार ये आपको C++ देगा। ओके, देखो हमें ये तो बेसिक वन है। उसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट लिया जो कि स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है। मॉल, इसने ऑलरेडी हमें बताया था कि हमें स्ट्रक्चर का क्या मॉल, स्ट्रक्चर का जो नेम है वो क्या लेना है, मॉल लेना है। उसके अंदर हमने शॉप नेम, स्ट्रिंग और फ्लोट, क्योंकि फ्लोट की वैल्यू रेंट की वैल्यू फ्लोट भी हो सकती है। उसके बाद हमने अपना ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, हमें 10 वैल्यू लेनी थी तो हमने शॉप को 10 लेंथ का बना दिया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कौन इंटर द डिटेल्स फॉर शॉप, तो हम यहाँ पे 0 देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब हम फर्स्ट दुकान का एड्रेस, मतलब फर्स्ट दुकान का डिटेल इंटर कर रहे हैं। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, शॉप नंबर, फिर यहाँ पे डालोगे आप शॉप नेम, फिर आप यहाँ पे डालोगे रेंट। तो ये आपने दिया है फर्स्ट दुकान के लिए, फर्स्ट शॉप के लिए। जब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 आएगी तो मतलब क्या है, आप सेकेंड शॉप के लिए डाल रहे हो, तो आप सेकेंड शॉप के लिए यहाँ पे डिटेल इंटर करोगे, देन थर्ड शॉप के लिए करोगे, देन फोर्थ शॉप के लिए। ऐसे करते करते आपने सारी वैल्यू शॉप्स में इंटर कर दी। अब आपको प्रिंट भी करना है, आप सेम चीज़ करोगे, 0 से लेकर 10 तक आप रन कराओगे। आप सिंपली शॉप्स ऑफ आई, आप कैसे जो आपने ये वैल्यू दी हुई है ये कैसे आप एक्सेस करोगे, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, शॉप्स ऑफ, तो शॉप्स ऑफ आई डॉट शॉप नंबर। आपको पता है ना क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, अब आपको क्लियर होगा कि कैसे ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग अपने डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। आप लोगों को क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो एक बार जाइए और इतना डालिए क्लास इन C++, क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन C++, और हाउ आई कैन एक्सेस द डाटा मेंबर एंड द फंक्शन इन क्लास विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। आप लोगों को सेम यही सिंटैक्स देखने को मिलेगा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। आप लोग इसको यहाँ पे डाल सकते हो, आप लोगों को भी सेम आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। आप इसको रन कराओगे, परफेक्टली रन करेगा। अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि डिफाइन द क्लास हिस्ट्री विद द फॉलोइंग। आप लोगों को ये प्राइवेट देने हैं, उसके बाद आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना है और शो ऑल से आप लोगों को सारी चीज़ें डिस्प्ले करनी है। तो ये आप लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे, आई डोंट नो। तो मैं इस चीज़ को दिखा देता हूँ, इससे मेरे को, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आता है। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आता है, तो मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। पहले तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ दूँ क्या है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये इसने दिया, उसने बोला कि ये किस टाइप का इनहेरिटेंस है। पहली बात तो ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है और पब्लिक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि द इनहेरिटेंस इज अ पब्लिक इनहेरिटेंस। तो ये आप लोगों को पहला हो गया। पब्लिक क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, विच क्लास कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द वीडियो विल बी डिक्लेयर्ड। अब वीडियो क्या है, वीडियो क्या है, डिराइव्ड क्लास है। बेस क्लास क्या है, म्यूजिक है। ये हमारी बेस क्लास है, इससे हमने कौन सी क्लास डिराइव की, वीडियो की। और जब भी हम डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो पहले वो अपने बेस क्लास को कॉल करता है। मान लीजिए कि पापा है, उसके बाद मम्मी है, उसके बाद भाई है, फिर मैं हूँ। ओके, और जब जब मेरी जॉब लगेगी, एग्जाम्पल में जब मेरी जॉब लगेगी तो सबसे पहले किसको कॉल करूँगा, सबसे पहले मैं पापा को करूँगा। सबसे पहले मैं उस इंसान को करूँगा जिसने मेरे लिए मेहनत की है। अगर मेरे डैड ने मेरे लिए मेहनत की है तो मैं सबसे पहले डैड के पास कॉल करूँगा। अगर मेरी मॉम ने मेरे लिए मेहनत की है तो मैं अपनी मॉम को करूँगा। तो मैं किसके पास कॉल कर रहा हूँ, अपने सबसे महत्व, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए। और यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। यहाँ पे जब आप बेस क्लास, जब आप डिराइव्ड क्लास मतलब वीडियो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये किसको कॉल करेगा, अपने सबसे बड़ी वैल्यू को, मतलब बेस क्लास को। तो बेस क्लास क्या है, इसकी म्यूजिक है। तो सबसे पहले कॉल होगा म्यूजिक का बेस, उसके बाद होगा वीडियो कंस्ट्रक्टर, मतलब म्यूजिक का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर होगा वीडियो कंस्ट्रक्टर। देखते हैं यही आउटपुट दिया गया कि नहीं दिया गया। द कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास म्यूजिक विल बी कॉल्ड फर्स्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ वीडियो इज डिक्लेयर्ड। देखा, सेम चीज़ दी गई है। अब इसमें क्या दिया गया है, राइट द मेंबर विच कैन बी एक्सेस बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास वीडियो। हम इसके ऑब्जेक्ट से वीडियो की कौन कौन से मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो पहली बात, इन दोनों पे तो हम लोगों ने ना ही ये लिखा है कि ये पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। तो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है, तो हम लोग इनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हम केवल किसको एक्सेस कर सकते हैं, हम केवल एक्सेस कर सकते हैं इसको और इसको, हम केवल इनको ही एक्सेस कर सकते हैं। तो जब देख लेते हैं, द मेंबर्स दैट कैन बी एक्सेस, देखो क्या क्या लिखा हुआ है,
ऑल द पब्लिक, देखो इसने लिखा कि फंक्शन तो सारे हो जाएंगे, मतलब फंक्शन मतलब म्यूजिक, वॉइस, डिस्प्ले एंड वीडियो, इंटर, शो, क्योंकि ये फंक्शन से ये सारे कॉल हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले भी इसने क्या लिखा हुआ है कि नंबर टाइप फ्रॉम म्यूजिक, नंबर, और ये भी हमारा एक्सेस हो जाएगा, ये भी हमारा एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि इसने इनको क्यों बोला है कि एक्सेस हो जाएगा। अब मैं इसको आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। व्हाट इज द डिफॉल्ट डाटा स्पेसिफायर, व्हाट इज डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इन क्लास, व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इन क्लास। ओके, देखो इन C++ देखो क्या लिखा है कि प्राइवेट है, दिस मीन्स दैट इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई द एक्सेस स्पेसिफायर इट विल डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट। ओके, इसने क्या बोला है कि x इज अ प्राइवेट मेंबर, इट वाज नॉट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड इन एन द set and get function however declared with public which means they can be accessed by the code outside। इसमें क्या लिखा है कि ये आउटसाइड एक्सेस किया जा सकता है, तो मैं क्या लिखूँ, कैन बी एक्सेस द प्राइवेट member from object in C++ or can we access the private member of base class from derived class with the help of derived object derived class object in C++। अब देखो मैंने सेम चीज़ लिख दी है, अब ये जो बोलेगा वही सही होगा। देखो मैंने आप लोगों को बता दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, प्राइवेट है। इसका मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पे जो ये है ये प्राइवेट है। अगर ये प्राइवेट है तो क्या हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं? अब इसका भी आंसर हम लोग पूछ लें। देखो इसने क्या लिखा, नो वी कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट मेंबर ऑफ अ बेस क्लास डायरेक्टली फ्रॉम अ डिराइव्ड क्लास यूजिंग अ डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट। और इसने क्या बोला है, इसने क्या बोला है कि write the program which can be accessed by the object, write the member। हाँ, इसने क्या बोला है कि वीडियो क्लास के ऑब्जेक्ट से, मतलब डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से। और इसने क्या बोला है कि यू कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट, प्राइवेट मेंबर ऑफ अ क्लास कैन ओनली बी एक्सेस विद इन द क्लास। आई होप ये भी आप लोग क्लियर होगा। तो ये गलत है, ये हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, हम लोग केवल इसको ही एक्सेस कर सकते हैं। और आप लोग साफ साफ लिख देना कि विद द दीज मेंबर्स आर प्राइवेट बिकॉज दिस इज द बाय डिफॉल्ट स्पेसिफायर। if we do not specify any access specifier, so by default it is private and we can only access these member within the class, we cannot access these member from outside of the class, so it is an inheritance, so we cannot access the member from the derived class object। आप सिंपल ये डाल देना, can we access the private member of a base class from derived class, ये आप लोगों को दे देगा। आई होप ये आप लोग क्लियर होगा। अगर आप लोगों को अगर ये लिखना है तो आप इस चीज़ को लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसी को पेपर में लिख देना, वीडियो को पॉज करो और लिख दो। और ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये एक लाइन लिखना है आपको और ये एक लाइन लिखना है आप लोगों को। उसके बाद आपको क्या लिखना है, ये दो पैराग्राफ लिखने के बाद आप लोगों को केवल ये लिखना है, द मेंबर कैन बी एक्सेस, आप लोग इतना लिखना, पब्लिक मेंबर फंक्शन कैन बी एक्सेस फ्रॉम ऑफ म्यूजिक एंड वीडियो। आई होप ये आप लोग क्लियर होगा, ये भी क्लियर हो चुका है। बाकी आप ये चीज़, अगर आपको ये वाला चाहिए कि ये कैसे करना है, तो आप लोग ऐसा करो कि इसको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं उतना सारा नहीं करने वाला, तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को हटा रहा हूँ। मैं यहाँ पे न्यूमेरिक दे दूँगा और न्यूमेरिक हो गया, ये हो गया नल, क्योंकि इसमें एरर बहुत आ जाता है। मतलब एरर का मतलब क्या है कि जब कॉपी पेस्ट करो ना तो ना जाने क्या क्या आता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा C++, तो ये देखो C++ में शायद दे दे, तो ये किस में दे रहा है, तो इसने ये आप लोगों को प्रॉपरली कोड दे दिया है। तो आप लोग इसी कोड को लेके आराम से लिख सकते हो। ओके, तो आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया हो। तो इसने क्या किया है, ये बना दिया, तो आप लोग इसको पेस्ट कर देना, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो मैंने काफ़ी क्वेश्चन क्लियर कर दिया गया, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है,
तो मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में एक और पेपर है ना ये वाला, तो इसका मैं सॉल्व करूँगा। तो इसमें तो मैंने इसका डी पार्ट नहीं सॉल्व किया, ये वाला आ गया, ये वाला, लेकिन मैं इसमें इसको सॉल्व कर दूंगा और एक दो क्वेश्चन को और देख लेंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन ही सेम है, मतलब इसके क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन सारे सेम फॉर्मेट के हैं, बस वैल्यूज बदली हुई हैं। तो मैं इसके डी को देख लूँगा, बाकी एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बता दूंगा ताकि आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर हो जाए। So I hope it is all clear to you guys. I will meet in the next video with the next video. Till then, bye bye. Take care.